राधे राधे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो हम एम लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटी का 7th एडिशन कंटिन्यू कर रहे हैं। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ओके, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को कवर करने वाले हैं हम। इससे पहले हमने कई लेक्चर्स को कवर किया है। हमने इससे पहले कंपनी रूल को देखा। कंपनी रूल में हमने 1773 से लेकर 1853 के एक्ट्स को कवर किया। उसके बाद हमने क्राउन रूल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 तक के एक्ट्स को कवर कर लिया है। ठीक है, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ओके, तो देख लेते हैं क्या है इसके बारे में। ये सेकेंड माइलस्टोन था टुवर्ड्स अ कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। यहाँ पे बात की जा रही है सेकेंड माइलस्टोन की। सेकेंड माइलस्टोन क्यों है? देखिए, जब हमने 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि ब्रिटिशर्स उस टाइम पे बोलते हैं कि उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो है ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। ब्रिटिशर्स बोलते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव है इंडिया में धीरे धीरे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को लाना। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम जो उन्होंने रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात की थी वो की थी 1919 में। सेकेंड टाइम इन्होंने बात की है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। ओके, चलिए, अच्छा, ये रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लेकर आ रहे हैं इंडिया में, बट इतना अच्छा क्यों कर रहे हैं वो हमारे लिए, इंडियंस के लिए? क्या इसके पीछे भी कुछ छुपा हुआ है? तो चलिए देखते हैं। अच्छा, 1935 में हिस्ट्री में क्या चल रहा था, पीछे क्या चल रहा था? तो 1935 से पहले एक इवेंट हुआ था, एक मोमेंट हुआ था 1930 में, CDM, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी की लीडरशिप में हुआ था, एक बड़ा आंदोलन था। अगर आपको याद हो, डांडी मार्च से स्टार्टिंग हुई थी। अब ये जो आंदोलन था इसने कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स को काफ़ी परेशान कर दिया था। ब्रिटिशर्स को ये लगने लगा था कि इंडियंस को अब हमारी सच्चाई पता चल गई है। उनको ये रियलाइजेशन हो गया है कि हम यहाँ अपने फ़ायदे के लिए हैं, ना कि इंडियंस के फ़ायदे के लिए। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स जो डरे हुए थे उन्होंने ये सोचा, यार कुछ तो करना पड़ेगा, है ना, कुछ तो हमें किसी न किसी तरह से हमें इंडियंस को लालच देना पड़ेगा, अदरवाइज तो ये हमें अभी देश से निकाल देंगे, हमें यहाँ रूल ही नहीं करने देंगे। तो वो क्या करते हैं, ब्रिटिशर्स को लालच देने के लिए एक एक्ट लेकर आते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ओके, अब ये जो एक्ट था वो काफ़ी बड़ा एक्ट था, लेंदी था, एक डिटेल डॉक्यूमेंट था। इसमें 321 सेक्शंस एंड 10 शेड्यूल्स थे। और यही वो एक्ट है जो जिसने काफ़ी ज़्यादा असर डाला है हमारे संविधान पे, क्योंकि यहाँ से हमने कई सारे प्रोविजंस को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एज इट इज़ लिया हुआ है। ठीक है, तो जब हम सोर्सेस पढ़ते हैं ना, सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को, तो उसमें हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 को भी स्टडी करते हैं। ठीक है, तो चलिए फीचर्स देख लेते हैं, इस एक्ट के फीचर्स क्या क्या हैं। तो इस एक्ट के थ्रू क्या किया, बोला गया कि एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाया जाए, एक इंडिया लेवल पे फेडरेशन बनाया जाए। और उस फेडरेशन में होगा कौन कौन? तो प्रोविंसेस होंगे और प्रिंसली स्टेट्स होंगे। प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स मिलकर कोई डिसीजन लेंगे सेंट्रल लेवल पे, फेडरल लेवल पे। ठीक है, तो इसलिए इस फेडरेशन की जरूरत पड़ी। नेक्स्ट यहाँ पे क्या किया गया, इस एक्ट ने पावर्स को डिवाइड कर दिया सेंटर एंड यूनिट्स में। किस बेसिस पे? 3 लिस्ट के बेसिस पे। कौन कौन सी लिस्ट थी वो? तो पहली लिस्ट थी फेडरल लिस्ट, दूसरी लिस्ट थी प्रोविंशियल लिस्ट एंड थर्ड लिस्ट थी कॉन्करेंट लिस्ट। फेडरल लिस्ट ऐसी लिस्ट थी जिसमें ऐसे सब्जेक्ट्स को रखा गया जिसपे केवल सेंटर लॉ बना सके। प्रोविंशियल लिस्ट में ऐसे सब्जेक्ट्स थे जिसपे प्रोविंसेस की लेजिस्लेचर लॉ बना सके। बट कॉन्करेंट लिस्ट में ऐसे सब्जेक्ट्स थे जिसमें सेंटर की लेजिस्लेचर भी लॉ बना सकती थी और प्रोविंसेस की लेजिस्लेचर भी लॉ बना सकती थी। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो सब्जेक्ट्स रखे गए वो दिए गए फेडरल लिस्ट में। ओके, प्रोविंशियल लिस्ट में 54 आइटम्स को रखा गया एंड कॉन्करेंट लिस्ट में ओनली 36 आइटम्स को, सबसे कम आइटम्स को रखा गया, तो सबसे कम सब्जेक्ट्स को रखा गया। चलिए, अब कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट्स थे जो तीनों जगह से छूट रहे थे, तो उनका क्या किया जाएगा? तो उनको बोला गया रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स। उन रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स पे पावर किसको दी गई? तो वो पावर दी गई वाइसरॉय को। तो ये पावर क्या कहलाएगी? रेजिडुअरी पावर, बची हुई पावर। बचे हुए सब्जेक्ट्स पे लेजिस्लेट करने का पावर किसके हाथ में था?
वायसरॉय के हाथ में। ठीक है, कहीं कहीं पे क्वेश्चन में ऑप्शन में गवर्नर जनरल भी गिवन होता है, तो आप इसको भी टिक कर सकते हो। अगर वहाँ पे वायसरॉय और गवर्नर जनरल दोनों होगा तो आप वायसरॉय को टिक करेंगे, अगर गवर्नर जनरल ही केवल गिवन है तो आप गवर्नर को भी टिक कर सकते हो, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए, और यहाँ पे क्या बात की जा रही है, तो और यहाँ बात की जा रही है डीआरकी को अबॉलिश करने की। देखिए, इससे पहले हमने जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 पढ़ा, उसके बाद हमने एक चीज़ पढ़ी थी, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन में हमने ये देखा था कि साइमन कमीशन अपनी रिपोर्ट में कुछ रिकमेंडेशंस देती है, और उन रिकमेंडेशन में पहला था रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को कंटिन्यू करना, दूसरा था प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी देना, तीसरा था डीआरकी को प्रोविंसेस में अबॉलिश करना। ठीक है, तो ऐसे कुछ रिकमेंडेशंस थे जिनको लागू कहाँ पे किया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। ठीक है, फोर्थ था कम्युनल इलेक्टोरेट को या सेपरेट इलेक्टोरेट को कंटिन्यू करना। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे लागू हुई हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, डीआरकी अबॉलिश की जा रही है प्रोविंसेस में। चलिए अब देखते हैं कि ये डीआरकी क्या है। हमने 1919 के एक्ट में पढ़ा था कि जो सब्जेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, दो लिस्ट में बांट दिया जाता है, एक तो सेंट्रल लिस्ट और दूसरा प्रोविंशियल लिस्ट, प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स। दो टाइप के सब्जेक्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। अब ये जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स है ना, इनको भी फर्दर दो टाइप से क्लासिफाई कर दिया जाता है, पहला तो रिजर्व्ड और दूसरा था ट्रांसफर्ड। कहने का मतलब है ऐसे सब्जेक्ट जिस पे प्रोविंसेस लॉ बना सकते थे उनको भी दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया जा रहा है, एक तो रिजर्व जो गवर्नर के हाथ में जिनका पावर रहता था और उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पूछने की जरूरत नहीं होती थी। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट ऐसे सब्जेक्ट्स थे जिसपे लॉ तो गवर्नर बनाता था लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पूछकर, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती थी, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के लिए। ठीक है, तो ये जो सिस्टम था प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करना, रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड, इसको बोला गया डीआरकी। ठीक है, तो ये डीआरकी यहाँ पे अबॉलिश करने की बात की जा रही है। अबॉलिश करने का मतलब ही है ना कि आप प्रोविंसेस को कहीं ना कहीं ऑटोनॉमी दे रहे हो। क्यों? क्योंकि ये जो रिजर्व सब्जेक्ट्स थे ना, इस पे गवर्नर का हाथ था, और गवर्नर किसका बंदा है, तो सेंटर का। तो कहीं ना कहीं ये जो सब्जेक्ट्स थे वो सेंटर के हाथ में अभी भी थे। ठीक है, तो उसको कहीं ना कहीं रिलीज कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बात किस चीज की जा रही है, यहाँ पर बात की जा रही है प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी देने की। क्यों? क्योंकि हमने डीआरकी खत्म कर दी प्रोविंसेस में, तो प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दे रहे हैं ना, फ्रीडम दे रहे हैं ना उन्हें। ठीक है, लेकिन एक गलती यहाँ पर और डिस्कस करते हैं, और वो क्या करते हैं कि सेंटर में डीआरकी को अडॉप्ट करते हैं, जो कि सक्सेसफुल नहीं रहता। ठीक है, अब क्योंकि प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दे रहे हैं तो लगे हाथ कुछ और भी कर लेते हैं। तो क्या प्रोविजन रखते हैं कि जो टोटल 11 प्रोविंसेस है ना, उसमें जो 6 प्रोविंसेस हैं उनको बाई कैमरलिज्म प्रोवाइड कराना। उन प्रोविंसेस की जो लेजिस्लेचर होगी वहां पे बाई कैमरलिज्म आना चाहिए। बाई कैमरलिज्म हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 में देखा था कि ये क्या है, द्विसदनात्मक व्यवस्था। बाई कैमरलिज्म का मतलब होता है कि दो सदन होंगे, अब है ना, दो हाउसेस होने चाहिए। जो प्रोविंसेस की लेजिस्लेचर है उसमें दो हाउसेस होंगे, एक तो होगा अपर हाउस और दूसरा होगा लोअर हाउस। ये अभी से हम कंपेयर कर सकते हैं, जैसे अभी का मान लीजिए यूपी एक स्टेट है, यूपी को हम ले लेते हैं, तो यूपी में एक तो विधान परिषद होती है जिसको हम लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, और एक होती है विधानसभा जिसे हम बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है ये अपर हाउस है यूपी की, और लेजिस्लेटिव असेंबली जो है ये लोअर हाउस है। एग्जैक्टली वैसे ही प्रोविंसेस की लेजिस्लेचर हुआ करती थी। ठीक है, अपर हाउस और लोअर हाउस में डिवाइडेड रहती थी, तो इसे बोला गया बाई कैमरलिज्म। अच्छा, एक चीज जरूर याद रखिएगा, एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि सेंटर में बाई कैमरलिज्म कब अडॉप्ट किया गया। तो सेंटर में बाई कैमरलिज्म अडॉप्ट किया गया है 1919 के थ्रू। ओके, लेकिन प्रोविंसेस में कब अडॉप्ट किया गया, तो प्रोविंसेस में अडॉप्ट किया गया है 1935 के थ्रू। ओके, तो ये याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट आता है, अच्छा इससे पहले हमने एक टॉपिक और कवर किया था, कम्युनल अवार्ड।
अगर आपने मेरे पिछले लेक्चर्स को नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा, ये सारे टॉपिक्स मैंने वहीं कवर किए, ठीक है। कम्युनल अवार्ड ऑफ 1932। 1932 में हमने देखा था कि जो रैमसे मैकडोनल्ड होते हैं वो बात करते हैं कम्युनल अवार्ड की या सेपरेट इलेक्टोरेट की, किसके लिए, सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करते हैं, किसके लिए, एससीज के लिए, ठीक है। बट गांधी जी थे उस टाइम पे, और गांधी जी कहाँ थे उस टाइम, पूना जेल में थे, येरावाड़ा जेल में, तो उन्हें ये बात पसंद नहीं आती है। तो गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में एक एग्रीमेंट साइन होता है जिसे हम बोलते हैं पूना पैक्ट, ठीक है। और इस पैक्ट में क्या बात होती है, इस पैक्ट में ये बात होती है कि देखिए सेपरेट इलेक्टोरेट हम एससीज को नहीं प्रोवाइड कर सकते। सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है, सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब है अगर कोई कैंडिडेट चुनाव लड़ने के लिए खड़ा है तो उसको उसी कास्ट का या उसी रिलीजन का बंदा ही वोट करे, उसे बोलते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट। अब मान लीजिए शेड्यूल्ड कास्ट के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट मिल जाता तो क्या होता, सेपरेट अगर शेड्यूल्ड कास्ट का बंदा कोई इलेक्शन के लिए खड़ा है तो उसे केवल शेड्यूल्ड कास्ट वाले ही वोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कास्ट के नाम पे बांटा जा रहा है, जो गांधी जी कभी नहीं चाहते थे। तो गांधी जी ने क्या बोला कि देखो ये तो नहीं चलेगा, आप पहले रिलीजन के नाम पर बांटे। 1909 में आपने मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया, 1919 में आपने एंग्लो इंडियन क्रिश्चियंस एंड पता नहीं किस किस को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया, और अब तो आप रिलीजन को छोड़ो, आप कास्ट में घुस गए, हिंदुओं के अंदर जो कास्ट है उसमें भी सेपरेट इलेक्टोरेट लेकर आ रहे हो, तो ये तो नहीं चलेगा, ठीक है। तो क्या होता है, ये जो पैक्ट साइन होता है उसमें फाइनल ये निकल कर आता है कि देखिए सेपरेट इलेक्टोरेट तो नहीं, हाँ लेकिन सीटें जरूर रिजर्व कर देंगे, ठीक है। तो सीटें रिजर्व कर देते हैं, कोई इशू नहीं, लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं दिया जाएगा। तो फाइनली वही होता है कि सीट्स को रिजर्व कर दिया जाता है। देखिए यहाँ पे हम बात वही कर रहे हैं ना कि सीट्स जो हैं वो रिजर्व कर दी जाती हैं, किसके लिए, डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए। डिप्रेस्ड क्लासेस कौन से थे, शेड्यूल्ड कास्ट, ठीक है। और यही काम किया जाता है किसके लिए, विमेन एंड लेबर के लिए भी, इनके लिए भी स्पेशल रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है इनको भी, ठीक है। चलिए सब कुछ हो गया, बाइकैमलिज्म आ गया प्रोविंसेस में सीट्स कैसे डिवाइड होंगी, रिजर्वेशन सिस्टम भी हो गया, सब कुछ हो गया। अब वोट कौन करेगा, तो वोटिंग राइट किसको मिलेगा। 1919 में हमने देखा था कि वोटिंग का 3 क्राइटेरिया था, कौन सा, पहला तो जिसके पास प्रॉपर्टी है, जो टैक्स पे करता है, और तीसरा जो एजुकेटेड है, ठीक है। तो ये बेसिस था वोट करने का। लेकिन 1935 में इसको चेंज करके क्या कर दिया गया कि जो टोटल पॉपुलेशन है ना उसका 14%, इतने लोगों के पास 14% लोगों के पास क्या है, फ्रेंचाइज है। फ्रेंचाइज का मतलब है वोटिंग राइट, मताधिकार, वोट करने का अधिकार, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे एक चीज और की जाती है, जो काउंसिल ऑफ इंडिया थी उसको अबॉलिश कर दिया जाता है। ये वही काउंसिल ऑफ इंडिया है जो कब आई थी, 1858 में। 1858 में अगर आपको याद हो तो एक पोस्ट बनाई जाती है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की, ठीक है, एक पोस्ट बनाई जाती है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की। अब इस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को सपोर्ट करने के लिए एक 15 मेंबर की काउंसिल ऑफ इंडिया बना दी जाती है। ये काउंसिल ऑफ इंडिया 1935 के थ्रू अबॉलिश कर दी जाती, ओके। अब यहाँ पे कुछ एस्टेब्लिशमेंट भी होते हैं, और वो एस्टेब्लिशमेंट होते हैं, पहला होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। क्यों, क्योंकि करेंसी को मैनेज करना उस टाइम पे एक बड़ा चैलेंज था। तो ये हुआ कि हम आरबीआई बनाते हैं, है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बना देते हैं, वो क्या करेगा, देश की करेंसी को मैनेज करेगा, है ना। और क्या होता है, क्योंकि उस टाइम पे सिविल सर्विसेज जो था वो चल रहा था, ठीक है, सिविल सर्वेंट्स को रिक्रूट करना था, वो चाहे सेंट्रल लेवल पे हो, चाहे स्टेट लेवल पे हो, चाहे 2 स्टेट्स में हो। तो एक पब्लिक सर्विस कमीशन भी बनाया गया 3 लेवल पे। पहला तो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया जो सेंट्रल लेवल पे चीजें देख रहा था। सेकंड बनाया गया प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन जो स्टेट लेवल पे सिविल सर्वेंट्स को रिक्रूट करने के लिए था। और थर्ड बनाया गया ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स के लिए था, ठीक है। अब एक फेडरल कोर्ट भी बनाया गया, और ये कब बनाया गया, 1937 में, ठीक है। अब एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं तो एक तो आपका आरबीआई एस्टेब्लिश किया गया, दूसरा एस्टेब्लिश किया गया फेडरल रेलवे अथॉरिटी। क्यों, क्योंकि ये क्या कर रहा था, रेलवे के एडमिनिस्ट्रेशन को देख रहा था, ठीक है। रेलवे के एडमिनिस्ट्रेशन को देखने के लिए एक फेडरल रेलवे अथॉरिटी भी बना दी गई। नाउ बर्मा,
जो इस टाइम पे म्यांमार कहलाता है। बर्मा इंडिया से अलग हो गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू, और दो नए प्रोविंसेस को बनाया गया। कौन कौन से? उड़ीसा और सिंध। ठीक है। अब इस एक्ट में माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट की भी बात की गई और कुछ ऐसे सेफगार्ड्स लेकर आए गए ताकि इनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। ओके। अब अपॉइंटमेंट में एक तो हमने देखा कि एक फेडरल रेलवे अथॉरिटी बनाई गई, एक तो आरबीआई हो गया। अब यहाँ पे ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को भी अपॉइंट किया जा रहा है। ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का काम क्या होगा? ऑडिट करना। किस चीज को ऑडिट करना? तो अकाउंट्स को। किसके अकाउंट को? फेडरेशन के एंड प्रोविंसेस के अकाउंट को। अब ऑडिट करना क्या होता है? देखिए, जैसे मान लीजिए सेंटर में कोई स्कीम आ रही है। ये पेन बहुत खराब चल रहा है, पता नहीं क्यों। चलिए, कोई बात नहीं। एक स्कीम आती है, मान लीजिए कोई सेंटर में है ना, उसमें 2 करोड़ अलॉट किया जाता है। ठीक है। अब ये 2 करोड़ जो अलॉट किया जा रहा है वो क्या यूजफुल है? क्या सच में उतने पैसे की जरूरत थी? और अगर ये जो अलॉटमेंट हो रहा है तो क्या इसको यूज सही तरीके से किया जा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसका मिसयूज हो रहा हो कि अलॉट तो कर दिया 2 करोड़ लेकिन कोई अपने बैंक बैलेंस को बढ़ा रहा है, कहीं कोई कुछ कर रहा है। तो ये इन सारी चीजों पे नजर रखना, ये सारा काम किसका था? ऑडिटर जनरल का। ये बिल्कुल अभी के कैग की तरह है। अभी होता है ना कैग, जिस तरह से अभी सेंटर में कैग काम करते ना, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, वैसे ही उस टाइम पे ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया थे। ठीक है। चलिए, अब जो नेक्स्ट एक्ट है वो है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। ओके। अब यहाँ पर क्या होता है? देखिए, 20 Feb 1947 ये वो दिन था जब ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर क्लीमेंट एटली डिक्लेयर करते हैं कि 30 जून 1948 को इंडिया में ब्रिटिश रूल खत्म हो जाएगा। ठीक है। और इस दिन के बाद इंडिया की जो ब्रिटेन की इंडिया की जो पावर्स हैं, ठीक है, वो किसके हाथ में चली जाएंगी? रिस्पॉन्सिबल इंडियन हैंड्स में। ठीक है। इंडिया के जो रिस्पॉन्सिबल हैंड्स हैं उनको ट्रांसफर कर दी जाएगी। बट जैसे ही ये डिक्लेरेशन होता है 20 Feb 1947 को, जो मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम लीग में जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, वो क्या चिल्लाने लगते? हाई पार्टीशन, हाई पार्टीशन। और उनको क्या चाहिए होता है? देश में बंटवारा। और एक तो इधर बंटवारे की मांग, दूसरा क्या चल रहा था? पूरे देश में एजिटेशन चल रहा था। कहीं पे हिंसा हो रही, कैलकाटा में हिंसा हो रही है। गांधी जी उधर पागल हुए जा रहे हैं कि कैलकाटा में इतनी हिंसा हो रही, हम कैसे इन सब चीज़ों को सेव करें। गांधी जी वहाँ कैलकाटा गए थे और फास्ट एंड टू डेथ रखा था उन्होंने, ताकि वहाँ पे चीज़ें सुधर सकें। तो ब्रिटिशर्स को ये लगने लगा कि यार 30 जून 1948, लगभग 1 साल से ज़्यादा, इतना तो हम वेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतना अगर हमने वेट किया तो पता नहीं कितने लोग मारे जाएंगे और कितनी ज़्यादा हिंसा भड़क जाएगी, शायद कंट्रोल से बाहर हो जाए। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया? उन्होंने डिसाइड किया कि हम पहले ही देश को आज़ाद कर देंगे। ठीक है। तो 3 जून 1947 इस दिन माउंट बेटन एक प्लान लेकर आते हैं, माउंट बेटन प्लान। ये प्लान क्या था? ये प्लान था पार्टीशन प्लान। ठीक है, ये पार्टीशन प्लान था। अब यहाँ पर क्या हो रहा था? इंडिया और पाकिस्तान को बांटने की बात की जा रही थी। ठीक है। तो एक पार्टीशन प्लान आता है और उसी के थ्रू इंडिया जो है वो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो जाती है। हमें ब्रिटिशर्स से इस दिन छुटकारा मिल जाता है। ठीक है। तो चलिए इसके हम फीचर्स देख लेते हैं। इस एक्ट के फीचर्स क्या हैं? तो इस एक्ट में ये है कि ये ब्रिटिश रूल को इंडिया में एंड कर देता है, मतलब फाइनली हमें आज़ादी मिल जाती है। और ये डिक्लेयर कर देता है कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट, मतलब आज़ाद, स्वतंत्र एंड सोवरेन। सोवरेन का मतलब है कि एक ऐसी कंट्री जिसपे किसी का कंट्रोल ना हो। हमें अपने डिसीजन लेने के लिए किसी से पूछना नहीं है, हम खुद के डिसीजन खुद से ले सकते हैं। ठीक है। तो ये हुआ कब? 15 अगस्त 1947 वाले दिन हम क्या थे? इंडिपेंडेंट भी थे और सोवरेन भी थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस दिन हम थे क्या क्या? तो एक तो इंडिपेंडेंट और दूसरा सोवरेन।
अब यहाँ पे आंसर में ऑप्शंस में दे देते हैं डेमोक्रेटिक भी, तो आपको बस दो ही लगाने, एक तो इंडिपेंडेंट और दूसरा सोवरेन, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए, अब इंडिया का पार्टीशन भी हो जाता है और दो डोमिनियन बनकर तैयार होती हैं। कौन सी? पहली इंडिपेंडेंट डोमिनियन ऑफ इंडिया और दूसरी थी इंडिपेंडेंट डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। और इन दोनों को ये पावर मिल जाता है कि ये राइट मिल जाता है कि आप क्या कर सकते हो, उसे सीड कर सकते हो फ्रॉम द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। अब ये ब्रिटिश कॉमनवेल्थ कौन सी बला है? देखिए, ब्रिटिशर्स ने जिन जिन कंट्रीज को अपनी कॉलोनी बनाई थी उनको मिलाकर एक ग्रुप फॉर्म किया था, एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया था, जिसको क्या बोलते थे? कॉमनवेल्थ। अब यहाँ पे टर्म को ध्यान दीजिए, कॉमनवेल्थ। मेरी कॉमनवेल्थ है, मतलब सब में कुछ ना कुछ वेल्थ है, ब्रिटिशर्स की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी है, ओके। तो इंडिया को ये बोल दिया कि आप चाहो, इंडिया और पाकिस्तान डोमिनियन दोनों के पास यह हक था कि आप चाहो तो आप ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से हट सकते हो, ठीक है। बट अभी भी इंडिया पार्ट है ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का, ओके। नेक्स्ट इसका फीचर है कि जो वाइसरॉय का ऑफिस था उसको अबॉलिश कर दिया गया था इस एक्ट के थ्रू। अब एक बात सोच कर देखिए, इंडिया आज़ाद हो रहा है तो हमें इस पोस्ट की ज़रूरत है क्या? नहीं है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट यहाँ पे क्या किया जाता है, ये जो दो डोमिनियन बने हैं कौन कौन से, एक तो इंडिया और दूसरा पाकिस्तान, इन दोनों को एक एक गवर्नर जनरल प्रोवाइड कर दिया जाता है। एक गवर्नर जनरल यहाँ पे और एक गवर्नर जनरल यहाँ पे। और ये जो गवर्नर जनरल बनाए जाएंगे ना, उनको अपॉइंट कौन करेगा? तो इसको अपॉइंट करेंगे ब्रिटिश किंग, ब्रिटेन के किंग। यही रीजन होता है कि इसको अभी भी डोमिनियन बोला जाता है। देखिए, डोमिनियन का क्या मतलब है? डोमिनियन का मतलब होता है कि डबल कंट्रोल। डबल कंट्रोल कैसे हो रहा है? अब देखिए, गवर्नर जनरल जैसी पोस्ट जो टॉप की पोस्ट है उस पर कौन बैठा हुआ है? अभी भी ब्रिटिशर्स बैठे हुए हैं, ठीक है। लेकिन अंदर बाकी सारे पोस्ट पे कौन रहेंगे? इंडियंस रहेंगे, ठीक है। तो इसलिए ये क्या है, अभी भी ये डोमिनियन है, अभी पूरी तरह से आज़ाद नहीं हुआ है, ठीक है। तो हर डोमिनियन को एक गवर्नर जनरल प्रोवाइड किया गया, लेकिन उसका अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है? ब्रिटेन के किंग कर रहे हैं, है ना। अगर पूरी तरह से फ्रीडम मिली होती तो हमें यहाँ पे गवर्नर जनरल को ब्रिटिश का कोई किंग अपॉइंट नहीं कर रहा होता ना, ठीक है। चलिए, अब एक थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वही असेंबली थी जिसको बनाया गया था हमारा संविधान बनाने के लिए। एक ऐसी सभा जो हमारा संविधान कैसा बनेगा उस पर डिस्कशन कर रही थी। आपको अगर याद हो कि साइमन कमीशन जब आता है तो काफ़ी बढ़ चढ़कर उसका विरोध होता है। और विरोध क्यों होता है? क्योंकि उसमें सातों के सातों मेंबर्स जो थे वो ब्रिटिशर्स थे। तो ये बोला जाता है कि हमारे देश में संविधान कैसे बनेगा ये केवल ब्रिटिशर्स क्यों डिसाइड करें। तो वहाँ पे ब्रिटिशर्स ना झल्ला जाते हैं, बोलते ठीक है जाओ अपना संविधान बना लो, खुद से अपना काम कर लो। तो मोतीलाल नेहरू जी वहाँ पे पहली बार एफर्ट डालते हैं। आज पेन में कुछ गड़बड़ हो गया, सॉरी, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। मोतीलाल नेहरू जी पहली बार एफर्ट डालते हैं कि वो एक रिपोर्ट लेकर आते हैं, 1928 में होता है ऐसा, ठीक। और 1928 में वो क्या करते हैं, पहला एफर्ट लगाते हैं संविधान बनाने का। फिर एमएन रॉय जी उनको सलाह देते हैं कि देखिए ऐसे नहीं होगा, ऐसे संविधान थोड़ी बनेगा, आप क्या करो, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाओ, एक सभा बनाओ, उस सभा में बहुत सारे मेंबर्स को इलेक्ट करो, और वो जब मेंबर्स साथ में बैठेंगे ना वो डिस्कस करेंगे, सालों लगेंगे इसमें, तब जाके एक नया संविधान बनेगा ना, क्योंकि इंडिया एक बड़ी कंट्री है तो ऐसे तो संविधान बन नहीं जाएगा। तो यहाँ पर ये होता है, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाती है ताकि वो डिसाइड कर सके, वो डिस्कस कर सके हमारे संविधान को, ठीक है। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 2 साल 11 महीने 18 दिन के बाद फाइनली हमारा संविधान बना लेती है, ठीक है। तो इतनी मेहनत लगती है, इतने टाइम की मेहनत है। चलिए, तो इस एक्ट के थ्रू क्या होता है, इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को पावर दी जाती है क्या क्या, पहला कि ये जैसा चाहे वैसा संविधान फ्रेम कर सकती है और उसे अडॉप्ट भी कर सकती है, ठीक है। पहली पावर ये दी जाती है। दूसरी पावर ये दी जाती है कि किसी भी एक्ट को जो ब्रिटेन पार्लियामेंट में बनाया गया हो, चाहे वो इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 खुद क्यों ना हो, उसको हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिपील कर सकती है, उसमें चेंजेस कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ये पावर दे दी जाती है कि वो जो दोनों डोमिनियन हैं उनके लिए लेजिस्लेट कर सके। देखिए, अब इसकी क्या जरूरत हुई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम था संविधान बनाना, लेकिन इसके साथ साथ
उस टाइम पे नियम, उस टाइम पे चीज़ें कैसे वर्क करेंगी। जैसे मान लीजिए देश को भी चलाना है भाई, है ना, तुरंत कोई एक्ट लाना पड़ गया, कोई लॉ लाना पड़ गया, तो वो कहाँ से आएगा, कौन लाएगा, तो वो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही करेगी। तो अपनी बाउंड्री के लिए, अपनी टेरिटरी के लिए लेजिस्लेट करना भी किसका काम है, तो वो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। ठीक है, ओके। नाउ अब यहाँ पे एक चीज और भी बोल दी जाती है कि कोई भी एक्ट जो ब्रिटिशर्स ने बनाया है, जो ब्रिटेन पार्लियामेंट में पास हुआ है, 15 अगस्त 1947 के बाद एक्सटेंड नहीं होगा। ठीक है, हाँ वो एक अलग बात है कि जो वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली है वो इसे कोई नियम बनाकर बोल दे कि ये एक्सटेंड हो सकता है, अदरवाइज जब तक वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं बोलेगी तब तक इसको एक्सटेंड नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो यहाँ कहने का मतलब है कि ब्रिटेन के पार्लियामेंट में पास हुए जितने भी एक्ट हैं, चाहे 1935 का एक्ट ले लीजिए, चाहे 1947 का एक्ट ले लीजिए, चाहे 1919 का एक्ट ले लीजिए, कुछ भी आगे कंटिन्यू नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एक चीज़ और होती है, जो ऑफिस होता है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का, उसको अबॉलिश कर दिया जाता है। ठीक है, वायसरॉय के ऑफिस को अबॉलिश कर दिया, तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के ऑफिस को रख के क्या करोगे, इसको भी खत्म करो। ठीक है, बट इनकी जो पावर है, इनकी पावर किसको ट्रांसफर कर दी जाती है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर कॉमनवेल्थ अफेयर्स को। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होता है, इट प्रोक्लेम्ड लैप्स ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंसी। देखिए ब्रिटिश पैरामाउंसी लैप्स हो जाती है। अब ब्रिटिश पैरामाउंसी क्या है, प्रोक्लेम द लैप्स ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंसी। अब ब्रिटिश पैरामाउंसी जो है वो खत्म हो जाती है किस पे, इंडियन प्रिंसली स्टेट्स पे। ठीक है, और जो ट्रीटी रिलेशंस हैं ट्राइबल एरियाज के साथ वो भी 15 अगस्त 1947 के साथ साथ खत्म हो जाते हैं। अब ये क्या है, ब्रिटिशर्स ये बोल देते हैं इस एक्ट के थ्रू कि जब हम आए थे, ठीक है, तो प्रिंसली स्टेट्स की जो सिचुएशन थी बिल्कुल वही सिचुएशन होने वाली है। ठीक है, अब ये क्या कहने का मतलब, देखिए जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए ना तो प्रिंसली स्टेट्स कई सारे पार्ट्स में डिवाइडेड थे। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, वो यहाँ आए और डिफरेंट स्कीम्स लेकर आए, चाहे वो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स हो, है ना, या सब्सिडरी अलायंस हो। इसके थ्रू कहीं ना कहीं वो प्रिंसली स्टेट्स को यूनाइट किए, अपने कब्जे में करते गए, वो यूनाइट करते गए। ठीक, तो ब्रिटिशर्स ये बोलते हैं कि जैसे ही हम जाएंगे वैसे ही, जब 15 अगस्त 1947 के बाद क्या होगा, ये जो ब्रिटिश पैरामाउंट से ना ये खत्म हो जाएगी ओवर प्रिंसली स्टेट्स। कहने का मतलब है ये प्रिंसली स्टेट्स फिर से उतने ही टुकड़ों में टूट जाएंगे जितने टुकड़ों में जब ब्रिटिशर्स आए थे देश में तब थे। यही रीजन होता है कि जैसे ही हमें आज़ादी मिलती है वैसे ही प्रिंसली स्टेट्स मोर देन 362 प्रोविंसेस में प्रिंसली स्टेट्स में टूट जाते हैं। तभी तो बात की गई ना कि इतने सारे प्रिंसली स्टेट्स थे, इतने पार्ट में इंडिया टूटा हुआ था कि उसको यूनाइट करना हमारे लिए बड़ा चैलेंज था। और ये काम करता कौन है, तो ये काम करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इसीलिए हमने उनका स्टैचू बनाया है जिसे हम क्या बोलते हैं, स्टैचू ऑफ यूनिटी, अगर आपको पता हो इसके बारे में। ठीक है, क्यों, क्योंकि उन्होंने इन सारे प्रिंसली स्टेट्स को एक किया था। ठीक है, अब ये एक्ट जो है ना वो फ्रीडम देता है। ये एक तो बोलते हैं कि लैप्स ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंट से हो जाएगा, फिर से आप उतने ही टुकड़ों में टूट जाओगे। उसके बाद क्या बोल देते हैं कि आपके पास फ्रीडम है, आपके पास 3 चॉइसेस है। कौन कौन सी, पहला चाहो तो आप ज्वाइन कर लो इंडिया को, दूसरा चाहो तो आप पाकिस्तान को ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप इंडिपेंडेंट भी रह सकते हो। अब ये इतना बड़ा चैलेंज था इंडिया के लिए। बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स तो चलिए आराम से मर्ज हो गए इंडिया में, लेकिन बहुत सारे स्टेट्स ऐसे भी थे, बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स ऐसे थे जो मनमानी करके बैठे थे, वो या तो पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, और कुछ ऐसे भी थे जो इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे। जैसे निज़ाम ऑफ हैदराबाद मिलना ही नहीं चाहता था इंडिया में, वो कह रहा था हम इंडिपेंडेंट रहेंगे। अब सोचकर देखिए पूरी कंट्री में नीचे की तरफ तेलंगाना के पास हैदराबाद है, अब वहाँ पे कोई इंडिपेंडेंट है तो इंडिया में तो कैसे चीज़ें चल पाएंगी, है ना। कोई भी कल को आएगा और हैदराबाद पे राज करेगा तो पूरी इंडिया के बीच में कोई फॉरेन कंट्री बन जाएगी, है ना। तो ये एक बड़ा चैलेंज हो गया था हमारे लिए। ठीक है, चलिए अब इस एक्ट के थ्रू एक चीज़ और होती है कि जो डिफरेंट डोमिनियंस हैं उनका गवर्नेंस किसके थ्रू होगा, वो होगा इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू। ठीक है, इस एक्ट में ये बोल दिया जाता है कि जब तक नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता डोमिनियंस का, तब तक रूल कैसे चलेगा,
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू। ठीक है, अब इस एक्ट के थ्रू जो ब्रिटिश मोनार्क हैं, ब्रिटेन के जो किंग हैं, उनका राइट कि वो बिल्स को वीटो कर सकें वो छीन लिया जाता है। जो बिल्स होते हैं, बिल में क्या होता है कि एसेंट देने का राइट कि उसे पास करना है नहीं करना है, ये राइट किसके पास था? ये ब्रिटिश मोनार्क के पास था। तो इसको भी छीन लिया जाता है इस एक्ट के थ्रू कि अब ऐसा नहीं होगा। और ये राइट किसके लिए रिजर्व कर दिया जाता है? तो ये गवर्नर जनरल के लिए रिजर्व कर दिया जाता है। ठीक है, और ये जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हैं और ये जो प्रोविंशियल गवर्नर्स हैं, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इंडिया लेवल पे है, प्रोविंशियल गवर्नर प्रोविंसेस लेवल पे है। इनको क्या बोला जाता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, नॉमिनल हेड है, रियल हेड नहीं है। जैसे अभी होता है ना प्रेसिडेंट, स्टेट लेवल पे प्रेसिडेंट, ये कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं, सेंट्रल लेवल पे गवर्नर, ये कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं। ठीक है, सेंट्रल लेवल, सॉरी उल्टा बता दिया मैंने, सेंट्रल लेवल पे प्रेसिडेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल या नॉमिनल हेड होते हैं, और स्टेट लेवल पे गवर्नर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल या नॉमिनल हेड होते हैं। ठीक है, तो रियल हेड कौन होता है? सेंट्रल लेवल पे रियल हेड पीएम होते हैं और स्टेट लेवल पे रियल हेड सीएम होते हैं। ठीक, तो उसी तरह से यहाँ भी था कि गवर्नर जनरल जो थे इंडिया के और प्रोविंसेस के जो गवर्नर थे उनको क्या बोला जाता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, ये नॉमिनल हेड है। ठीक है, ओके, तो नॉमिनल हेड का मतलब क्या है कि ये काम करेंगे किसके एडवाइस पे? रिस्पेक्टिव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पे। असली पावर किसके हाथ में? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हाथ में। ठीक है, अब जो टाइटल था एम्परर ऑफ इंडिया, इसको भी हटा दिया जाता है क्योंकि इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है ना, देश आज़ाद हो रहा है तो अब सिस्टम डिफरेंट तरीके से चलेगा, एम्परर ऑफ इंडिया का कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन जो अब देखिए जो सिविल सर्विस थे, जो सिविल सर्विसेज चला रहे थे ब्रिटिशर्स, अभी उनका क्या होगा? तो वो डिसकंटिन्यू कर दी जाती है। ओके, और जो पोस्ट हैं उनको क्या किया जाता है? उनको रिजर्व कर दिया जाता है बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला जाता है? चलिए आप डिसकंटिन्यू कर रहे हो सिविल सर्विसेज को, लेकिन आप सोच कर देखिए इतने सारे आईएएस ऑफिसर, पीसीएस ऑफिसर हैं, सारे इतने सारे सिविल सर्वेंट्स थे, उनको तो अचानक से झटका लगा होगा कि यार अब हम क्या करेंगे? इतनी अच्छी लाइफ जी रहे थे, इतनी बढ़िया कार से घूम रहे थे और सब इधर उधर पुलिस चल रही थी साथ में, अब क्या होगा हमारा? तो क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है कि जो मेंबर्स है ना सिविल सर्विसेज के, जिनको 15 अगस्त 1947 से पहले अपॉइंट किया गया है, उनको सारे बेनिफिट्स अब भी मिलेंगे। ऐसा नहीं कि उनका कोई बेनिफिट छीन लिया जाएगा। हाँ, 15 अगस्त 1947 के बाद कोई सिविल सर्वेंट अपॉइंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, चलिए, तो फाइनली वो दिन आ जाता है जब हमें आज़ादी मिलती है। 15 अगस्त की मिडनाइट को, अर्धरात्रि को 1947 में ब्रिटिश रूल हमारे इंडिया में एंड हो जाता है और फाइनली इंडिया आज़ाद हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ना जगमगाने लगती है ना। ठीक है, तो पावर क्या की जाती है? पावर ट्रांसफर की जाती है दोनों इंडिपेंडेंट डोमिनियंस को। किसको? इंडिया और पाकिस्तान को। बंटवारा हो ही चुका है, मैं देख लिया। चलिए अब अच्छा, ये कुछ फैक्ट्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, तो वो हम देख लेते हैं। जो लॉर्ड माउंटबेटन है ना, वो पहले गवर्नर जनरल होते हैं किसके? नए डोमिनियन के, इंडिया के। ठीक है, इंडिया का जो नया डोमिनियन फॉर्म होता है उसके पहले गवर्नर जनरल बनते हैं माउंटबेटन। ओके, बट सी राजा गोपालाचारी जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले और लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल होते हैं। क्यों? क्योंकि इसके बाद गवर्नर जनरल की पोस्ट को ही खत्म कर दिया जाता है। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन इंडियन नहीं है, सी राजगोपालाचारी इंडियन है। ठीक है, और जब लॉर्ड माउंटबेटन बने थे तब इंडिया डोमिनियन था, लेकिन जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाता है तब पहले और लास्ट गवर्नर जनरल बनते हैं सी राजगोपालाचारी। उसके बाद गवर्नर जनरल की पोस्ट खत्म कर दी जाती है और उसकी जगह पे प्रेसिडेंट आ जाते हैं। ठीक है, अब जवाहरलाल नेहरू जो है वो पहले प्राइम मिनिस्टर बनाए जाते हैं इंडिपेंडेंट इंडिया के। और जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो नई पार्लियामेंट कहलाती है इंडियन डोमिनियन की। ठीक है, प्रेसिडेंट किसको बनाया जाता है ये आप लोग बताओगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, बहुत इजी है, कुछ है नहीं, एक बार देख लीजिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, है ना। छोटा सा क्वेश्चन पूछा है, प्लीज कमेंट करिएगा। प्रेसिडेंट किसको बनाया जाता है आज़ादी के बाद? पहला प्रेसिडेंट कौन बनता है? तो वो आपके लिए मैं छोड़ रही हूँ। ठीक है, चलिए, अगर लेक्चर अच्छा लगा हो, पहली कोशिश है ये थोड़ा सा इम्प्रूव करने की। अभी तक मैं व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रही थी, ये पहला लेक्चर है हमारा जो पीपीटी से हो रहा है। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आए या फिर आपको पहले वाला लेक्चर ही अच्छा लगता था जो व्हाइट बोर्ड पे था, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताइएगा, मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी, या आपको क्या पसंद है वो मुझ तक पहुँचेगा। ठीक है, ओके, चलिए, थैंक यू।